दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों के बारे में जिनके लिए कि कल प्रत्याशियों के तौर पर जिनका चयन हुआ, जिनके नामों की घोषणा हुई। आपको बताएं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर लंबे समय से मंथन का दौर था। तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, तमाम कयास लगा रहे थे, या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हों, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, सब कयास लगा रहे थे कि क्या होगा। सबकी सोच हो रही थी कि कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, कितने सांसदों के टिकट कट सकते हैं, कितनों को नया मिल सकता है, कौन जा सकते हैं, कौन आ सकते हैं। तमाम कयासों का दौर था। हमने भी कई बार आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, और मैंने आपको अपने कई वीडियोस में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नए चेहरे ला सकती है या उनको फिर रीशिफ्लिंग कर सकती है, उनकी सीटें बदल सकती है। और अगर माने तो 6 जो सूची जारी हुई है 6 प्रत्याशियों की, और 4 की होनी है। 6 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उसके अंदर 3 चेहरे नए हैं, और 4 जो नई सूची आनी है, 4 जो प्रत्याशियों के और नाम आएंगे जल्दी ही, उनमें मान लीजिएगा कि चारों पर वो पुराने चेहरे नहीं होंगे। कम से कम ये तो हो सकता है कि एक आधी रीशिफ्लिंग उसमें हो, लेकिन उन पर नए चेहरे सब पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो ये कि देश रोजाना ने आपको जो बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 7 चेहरे बदल सकती है, तो वो 100% सही साबित हुआ। और अब आपसे बात करते हैं कि जिन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और हमने जो कहा था उसके पीछे और उसमें कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी रियलिटी है। आपको ध्यान हो तो करनाल के लिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी का करनाल से चेहरा हो सकते हैं, और उसके पीछे जो मत था वो ये था कि संजय भाटिया भले ही भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हों, उनकी जो गिनती है भाजपा के बड़े जो आरएसएस और भाजपा के जो बड़े नेताओं के नज़दीकियों में होती हो, भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हो, मनोहर के जो 2019 में मनोहर लाल जी ने अपनी बस चलाई थी, परिवर्तन यात्रा की थी, उसके सारथी रहे हों, लेकिन ये जरूर था कि जो वहाँ का लोकल जो लोग बता रहे थे उसके अंदर ये आ रहा था कि संजय भाटिया जी की पहले वाली कंडीशन नहीं है। चुनाव तो भले ही जीत जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब की बार कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मैंने आपको कहा था कि मनोहर लाल प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये हमने नहीं कहा था कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री को पहले हटाया जा सकता है। ये एक ऐसा चैप्टर आया बीच के अंदर कि जिसमें अचानक से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर उनका विधायक से इस्तीफा हुआ, फिर उनको करनाल से लोकसभा का टिकट मिला। ये सब कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन मनोहर लाल को टिकट मिलेगा लोकसभा का, करनाल से प्रत्याशी हो सकते हैं, ये अप्रत्याशित नहीं है, ना अप्रत्याशित था। और इसकी हमने आपको जानकारी पहले ही दी थी। हमने आपसे कहा था कि मनोहर लाल हो सकते हैं करनाल का चेहरा, और वही हुआ। संजय भाटिया के बारे में आपको दूसरी बात और बता दें कि संजय भाटिया के बारे में काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि वो विधायक का चुनाव लड़ने के ज़्यादा मूड में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नेता का मूड क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, और खाली भाजपा की बात क्यों करें, तमाम जितनी भी कैडर बेस पार्टियां हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर जगह पर पार्टी का आला कमान तय करता है कि किसको चेहरा बनाना है। लेकिन थोड़ा सा बीजेपी का जो आजकल सिस्टम थोड़ा अलग चल रहा है, तो इसलिए बीजेपी की बात ज़्यादा होती है। तो एक पहला नाम जो हमने आपसे कहा था कि करनाल से ये चेहरा हो सकते हैं, वही चेहरा हुए, और करनाल की टिकट संजय भाटिया की कटी। दूसरा आपसे बात करें तो सिरसा की बात कर लेते हैं। सिरसा को लेकर मैंने कई बार कहा था कि सुनीता दुग्गल जी को टिकट नहीं मिल सकता। हालांकि हमारे वीडियोस पर कुछ लोगों के कॉल भी आते थे, कुछ लोग कहते भी थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंतोगत्वा हुआ वही जो हमने आपसे को बताया था कि सुनीता दुग्गल प्रत्याशी बदल सकती हैं। हालांकि एक वीडियो में मैंने बलकौर सिंह का नाम भी आपसे कहा था, लेकिन वहाँ भी हमने ये कहा था कि अशोक तंवर के आने के बाद में उनकी दावेदारी ज़्यादा पुख्ता होगी। और फिर आप देखें, जब 53 दिन पहले अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उस समय जो सुनीता दुग्गल जी ने एक तरह से कहे तो अपनी वीटो लगाई थी उनको
पार्टी में आने से रोकने के लिए। कहा जाता है कि बड़े नेताओं से भी कहा था और जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी से भी मिली थी, लेकिन क्योंकि अशोक तंवर पार्टी के लिए ठीक थे, उनकी ज़रूरी थी, और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कुनबा बढ़ाओ अभियान है, उस अभियान के तहत अशोक तंवर आए और अब अशोक तंवर को टिकट मिला। आप मान लीजिए दूसरी सीट हो गई, जिसका हमने कहा था चेहरा बदलेगा, बदला, और हमने नाम भी दो कहे थे, अशोक तंवर और बलकौर सिंह, तो अशोक तंवर का टिकट फाइनल हो गया। तीसरी सीट अगर आपसे बात करें तो अंबाला के लिए हमने कहा था कि स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की अंतिम इच्छा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। बंतो कटारिया चेहरा हो सकती हैं। बंतो कटारिया जी को भी टिकट मिल गया लोकसभा का। अंबाला से पहली बार वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। और इसके साथ साथ मान लें, जो मैंने आपसे कहा है कि रतनलाल कटारिया जी ने अपने निधन से पहले एक इंटरव्यू में कहा था और भाजपा के आला नेताओं से भी कहा करते थे कि बंतो कटारिया, उनकी इच्छा है कि बंतो कटारिया को चुनाव लड़ाया जाए, और वही हुआ। बंतो कटारिया जी को टिकट फाइनल हो गया। तीसरी सीट, हालांकि यहाँ पर नेम सिर्फ यही हुआ कि रतनलाल कटारिया जी का देहावसान हो चुका था, उनकी जगह नया चेहरा आना था, लेकिन हमारी जो खबर हम आपसे कहते थे उस पर मोहर लगी और बंतो कटारिया का टिकट फाइनल हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर कहें तो कई बार कयास लगते थे कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। कभी सुधा यादव का नाम चलता था, कभी रामविलास शर्मा जी का नाम आता था, कभी ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम आता था, बहुत सारे नाम आते थे। और मैंने आपको कई वीडियोस में कहा था कि संभवतः एक बार फिर से धर्मवीर पर दाव खेले पार्टी। उसके पीछे कारण ये था कि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी, और जो राजनीतिक लोग कहते हैं, भाजपा के सूत्र बताते हैं कि उस बैठक के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए भूपेंद्र यादव जी का नाम चला था, जिनको अलवर से टिकट मिल चुका है। और जब भूपेंद्र यादव का नाम चला था तो राजनीतिक सूत्रों में बड़ी चर्चा चली थी कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आखिर टिकट तो दे देंगे, जीत की गारंटी क्या होगी। और भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर के और धर्मवीर को लेकर के राव इंद्रजीत का बिल्कुल नज़रिया स्पष्ट था, और हुआ वही कि लास्ट में टिकट वहाँ का भिवानी महेंद्रगढ़ का धर्मवीर जी को मिल गया। इसलिए कहा भी जा रहा था धर्मेंद्र की जोड़ी, गुड़गांव इंद्रजीत सिंह जी और भिवानी धर्मवीर जी। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम को लेकर के तमाम कयासों के दौर चले, लेकिन हमने आपको हर वीडियो में कहा था कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो 2 टिकट बिल्कुल कन्फर्म है, वो गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, दोनों नाम तय हुए। फरीदाबाद के लिए भी आप देखें तो कई नाम चलते रहे। विपुल गोयल का नाम आता था, राजेश नागर का नाम, जो विधायक है उनका नाम आता था, एक बार तो सीमा त्रिखा जी का भी नाम चला। एक सोशल मीडिया पर चला भास्कर की .com पर, उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी को बड़ा पीछे दिखाया था, और उस समय भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी एक, और मैंने कहा था कि आखिर इनका स्रोत क्या होता है। और आपको बताएं तो कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए भी हमने उस समय कहा था कि इनका टिकट कन्फर्म है, यानी कि 3 टिकट हमने कन्फर्म कहे थे। कृष्णपाल गुर्जर कन्फर्म, राव इंद्रजीत सिंह कन्फर्म गुरुग्राम, और धर्मवीर सिंह कन्फर्म भिवानी। अंबाला के लिए भी हमने कहा था बंतो कटारिया कन्फर्म, वो कन्फर्म हुआ। मनोहर लाल जी का हमने सबसे पहले चलाया था कि मनोहर लाल को टिकट मिल सकता है करनाल लोकसभा का, वो कन्फर्म हुआ। और छठी टिकट अशोक तंवर की एंट्री के बाद में, हालांकि अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले भी हमने अपने वीडियोस में कहा था कि सुनीता दुग्गल पर भारतीय जनता पार्टी शायद दाव ना खेले, और उस समय भी कहा था जब अमित शाह सिरसा में रैली करके आए थे, उसके ठीक बाद भी कहा था। और वही हुआ कि 6 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित हुए, उनमें से 3 नए चेहरे हो गए और 3 पुराने चेहरे हो गए। और अब जो अगली 4 सीटें डिक्लेयर होनी है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा सशक्त हो सकता है। 2-2 लोगों का लगभग पैनल तैयार है, और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि उन दोनों में से ही कोई नाम हो। और आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन लोग हो सकते हैं, किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन ये आप मान के चलें कि 4 सीटों पर चेहरे नए होंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 4 लोकसभा सीटें बाकी हैं, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, यहाँ पर भी लगभग मानकर चलें कि 2-2 प्रत्याशियों का पैनल तैयार है, और संभावना जो जताई जा रही है आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जो 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए, आप मान के चलें कि ये पूरे मंथन के बाद में इन पे पूरा
काम होने के बाद में और जीत की गारंटी जिनकी हो जाए। क्योंकि 370 का पार का नारा देना, 400 पार का नारा देना और खाली नारा नहीं, उसको फलीभूत कैसे किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मंथन का विषय है। और उस हालात में, जबकि इस समय अगर आप मान लें तो केवल मोदी मैजिक के अलावा जो पिछला चुनाव 2019 का था तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की लहर भी थी, पुलवामा भी हुआ था, उसके बाद में जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, वो तमाम बातें थी। अब की बार भी भले ही चला तो सही, राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद आप मान कर चलें कि केवल मोदी का मैजिक और मोदी की गारंटी, इसी सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। और इसी सब को देखते हुए प्रत्याशियों का पूरा गुणा भाग किया गया, उनका कैरेक्टर देखा गया, उनका उम्र देखी गई, उनका अनुभव देखा गया, उनकी पॉपुलैरिटी देखी गई, उनकी जीत का कितनी प्रतिशत संभावनाएं हैं, सब कुछ देखा गया। अगर वो मंत्री थे तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इस पर नज़र रखी गई। अगर वो सांसद थे तो वो जनता से टच नहीं थे, तो फिर वो चाहे सुनीता दुग्गल थी और चाहे संजय भाटिया थे, उनके टिकट पर पेन चल गया, यानी कि उनकी टिकट काट दी गई। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 प्रत्याशी उतारे हैं, इन 6 प्रत्याशियों को देखते हुए क्या भाजपा अब की बार भी जो पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात थी, वो कहीं पूरी हो सकती है? आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल जो करनाल से प्रत्याशी हुए हैं, क्या संजय भाटिया वाला जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड था पिछले वाला, उसको तोड़ पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि जो 6 प्रत्याशी हैं, इन 6 प्रत्याशियों की आप क्या स्थिति मानते हैं? कौन सा प्रत्याशी कहां तक रह सकता है और किस लिहाज तक उनके जीत का आप गारंटी समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी का युग है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।